कार्तिक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रहा था। क्लीन शेव, आकर्षक चेहरा, गुस्सैल और गंभीर मिजाज। 28 वर्षीय, लंबाई 6 फीट 6 इंच, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट में बैठा हुआ गंभीरता से कुछ फाइलों को पढ़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने 2 कॉल को इग्नोर किया और फाइल को पढ़ने में ध्यान देता रहा। तीसरा कॉल आने पर उसने चिढ़कर कॉल रिसीव किया। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, क्यों परेशान कर रही हो? उसने गुस्से में कहा। और क्या करूं? इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। पूरा घर तहस नहस कर रही है। रोकने जा रही हूँ तो मुझे चोट पहुंचा रही है। उसके इस तरह तबाही करने की वजह से मोहल्ले वाले बार बार मुझसे पूछने आ रहे हैं कि घर में क्या तोड़फोड़ मचा रखा है। क्या जवाब दूं मैं सबको? फोन की दूसरी तरफ से एक लड़की ने परेशान होकर कहा। तो कार्तिक का चेहरा गुस्से में और गंभीर हो गया। और किस काम की हो तुम? अपनी बहन को संभाल नहीं सकती? मैं अभी नहीं आ सकता। इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा हूँ। किसी भी तरह संभालो उसे। ख्याल रहे उसे चोट ना पहुंचने पाए। कार्तिक ने बहुत सीरियस होकर कहा। दूसरी तरफ लड़की चिंतित हो गई। इम्पॉसिबल। मैं उसे और नहीं संभाल सकती। उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पता है मैं कितनी घायल हो गई हूँ। और उसे भी काफी चोटें आई हैं। खून बह रहा है। पास जाओ तो कुछ भी उठाकर मार देती है। और ना जाने वह तुम्हारे पास कैसे शांत हो जाती है। मेरी तो आवाज सुनकर ही उबलने लगती है। बस मैं नहीं जानती, उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी लौट आओ, वरना खून बहुत ज्यादा बह रहा है उसके जख्मों से। लड़की ने चिढ़कर थोड़े गुस्से में कहा और फोन काट दिया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक को भी बहुत गुस्सा आया। वाट द हेल, ये लड़की अपनी बहन को नहीं संभाल सकती। अब मुझे अपनी मिस्री को खुद ही संभालना होगा। ये कहकर कार्तिक गहरी सांस लेकर उठकर खड़ा हुआ। मैं मीटिंग रूम में मौजूद था। उसके सामने कई सारे लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए मौजूद थे। उसे खड़े होते देख सभी उसे सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगे। आई एम रियली वेरी सॉरी एवरीवन। एक प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ। हम इस मीटिंग को किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे। आई एम सॉरी, उसने बहुत सीरियस होकर कहा। तो सामने बैठे लोग अचंभित उसे देखने लगे। सॉरी मिस्टर कार्तिक, बट ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे इस तरह कैंसिल नहीं कर सकते। उनमें से एक शख्स खड़ा होकर बोला। तो कार्तिक ने उससे गुस्से में देखा। यस आई नो, बट इस टाइम किसी और को मेरी ज़रूरत है। और आप लोग ये बात भूलिए मत, इस मीटिंग को कैंसिल करने पर जितना नुकसान आप लोगों का होगा उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे होने वाला है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जाना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। उसने बहुत सीरियस होकर कहा और फाइल उठाकर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। वह मौजूद लोग बस उसे सवाल भरी नजरों से देखते रह गए। आजकल के गर्म खून का कोई भरोसा नहीं, जाने क्या आकर बैठे। इश्कबाजी देखो, एक टाइम पर बिजनेस कितना ऊपर ले गया था और आज धीरे धीरे बिजनेस घटता जा रहा है इनका। फिर भी इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। बस आंखों में हर वक्त दीवानगी छाई रहती है। मीटिंग में मौजूद किसी ने कहा। तो बाकी सब सहमति में सिर हिलाने लगे। जवान संभाल कर मिस्टर, क्योंकि अगर उसने सुन लिया तो तबाही हो जाएगी आपके साथ। वह आज घट रहा है, कल 10 गुना बढ़कर दिखाएगा। वहीं मौजूद किसी ने कहा। तो सबकी बोलती बंद हो गई। ये कार्तिक का असिस्टेंट जॉनी था। लगभग 15 मिनट बाद एक घर की बैल बजी। किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने कार्तिक खड़ा था और दरवाजा खोलने वाली एक लड़की थी जिसके चेहरे और हाथ पांव पर काफी गहरे जख्म दिखाई दे रहे थे। वह उसे बहुत गुस्से में देखने लगी। कार्तिक ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा। उसने अपना बैग वहीं हॉल में सोफे पर रखा और पूरे हॉल को गौर से देखा। हॉल का सारा सामान टूटा पड़ा था, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। मिस्री कहाँ है? उसने बिना लड़की की ओर देखे पूछा। लड़की के जबड़े कस गए, बस सुलगती हुई उसके सामने आकर खड़ी हुई। और कहाँ होगी? सारा तबाही करने के बाद अपने कमरे में बैठी है। वहां भी तोड़ फोड़ कर रही होगी, या फिर ज्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो गई होगी। लड़की ने गुस्से में कहा। तभी एक कमरे से कुछ चीज और कांच के टूटने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। लड़की की आंखें तो डर से भर गईं। वहीं कार्तिक ने जल्दी से अपने गले से टाई खोला और अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए सीढ़ियों से ऊपर कमरे की ओर जाने लगा। उसे ऐसा करते देख लड़की उसे सवाल भरी नजरों से देखने लगी। तुम शर्ट क्यों खोल रहे हो? और ऐसा क्या करते हो कमरे में जाकर कि वह पूरी तरह शांत हो जाती है? मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, वह चुप नहीं होती। उसके पीछे जाते हुए लड़की ने पूछा। तो वह आगे बढ़ते हुए रुका
और उसने पलटकर उसे घूर कर देखा। हस्बैंड वाइफ के बीच की सारी बातें जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। उसकी बहनों और मेरी साली, इसलिए अपनी हद में रहा करो। कार्तिक ने उसकी ओर पलटकर जलती हुई निगाहों से उसे देखकर कहा, और वह सीढ़ी चढ़ने लगा। उसके पीछे वह लड़की सुलग रही थी। अपनी हद तो मैं अब आपको दिखाऊंगी जीजू। उसे इतना पागल कर दूंगी कि आपके पास मेरे पास आने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उसकी आंखें जुनून और सनक से भरी हुई थीं। बहुत गहरा पागलपन उसकी नीली आंखों में दिखाई दे रहा था। और कार्तिक फिर से अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए ऊपर सीढ़ी में चढ़ने लगा। नीचे खड़ी लड़की जबड़े मसल कर रह गई। वह एक कमरे के बाहर आया और आगे बढ़ते हुए सीटी बजाने लगा। उसकी सीटी की आवाज़ जैसे ही उस रूम में गूंजी, चीज़ों के टूटने की आवाज़ बंद हो गई। कमरे के अंदर एक लड़की बहुत गुस्से में खड़ी थी, जो चीज़ों को तोड़ फोड़ रही थी। जब उसके कानों में उसकी सीटी की आवाज़ पहुंची, तो वह एकदम शांत होने लगी और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसके हाथ में टूटा हुआ फूलदान था, जिसकी वजह से उसका जख्मी हाथ लहूलुहान हो चुका था और लड़की भी कई जगह से घायल थी। कार्तिक कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और आहिस्ते कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। कमरा पूरी तरह से तहस नहस था। वह सीटी अभी भी बजा रहा था। वह उस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ। मिश्री, माई लव, ये क्या कर रही हो? मेरे लिए इतनी तड़प? मैं आ गया ना। कम टू मी बेबी, उसने प्यार से उस लड़की के करीब जाते हुए कहा। मिसी मीठी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए उसकी नजदीक आने लगी। आगे बढ़ते हुए कार्तिक ने देखा कि उसके हाथ का टूटा हुआ फूलदान का कुछ टुकड़ा उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। कार्तिक ने जूता पहना था, इसलिए उसके पैरों में कुछ नहीं हुआ। उसने आहिस्ते से मिश्री को पकड़कर उसे अपने नजदीक कर लिया और उसकी कमर पर पकड़ कसते हुए उसने उसके लबों को अपने अधरों के दायरे में ले लिया। तो मिस्री ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। वह उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आया और उसने आहिस्ता से उसे लेटा दिया। उसके हाथ से फूलदान का टुकड़ा लिया और उसने साइड में रख दिया। मिस्री सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी और बहुत प्यारी सी मुस्कान थी उसके होठों पर। इतना जख्मी होने के बाद भी दर्द का जरा भी एहसास नहीं था उसे, क्योंकि उसके दर्द का दवा जो आ चुका था। अब प्यार से उसके ऊपर झुकता हुआ और बहुत ही चाहत से उसकी आंखों में देखने लगा। क्या चाहिए मेरी मिस्री को? क्यों इतने पैनिक हो रही थी? मैं तो रोज रहता हूँ ना तुम्हारे पास, फिर मेरे लिए इतनी बेचैनी क्यों? कार्तिक ने उसके चेहरे के नजदीक आते हुए पूछा। मिस्री बस टुकर टुकर से देख रही थी। उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कार्तिक के होठों पर अपनी उंगली रख दी। वह मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? यही चाहिए तुम्हें? वह उसका इशारा समझकर बोला, तो वह हाँ में से रिलाने लगी। उसका माथा चूमकर कार्तिक ने लाइट ऑफ कर दिया। वहीं बाहर खड़ी लड़की सुलगते हुए नीचे चहलकदमी कर रही थी। आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि लाइट ऑफ कर दिया? कितना कुछ करती हूँ इन दोनों को दूर रखने के लिए, लेकिन उसका पागलपन हद से ज्यादा होने के बाद भी पता नहीं कार्तिक उसे काबू में कैसे कर लेता है। वह लड़की बहुत गुस्से में सुलगते हुए बोली, नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अगली बार कुछ बड़ा करना होगा। इसका पागलपन बढ़ाना होगा, वरना कार्तिक मेरे हाथ से निकल जाने वाला है। वह सिर्फ मेरा है, उसे मिस्री का कभी नहीं होने दूंगी। वह गुस्से में सुलगती हुई बोली। उसकी आंखों में एक अलग पागलपन नजर आ रहा था। फिर अचानक उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। हाँ, ये काम करेगा। देखती हूँ कार्तिक, तुम कब तक खुद को मुझसे बचाते हो? उसने शैतानियत के साथ कहा और एक कमरे में चली गई। 30 मिनट बाद कार्तिक ने उस कमरे की लाइट ऑन किया। उसने कॉटनी ब्लैंकेट से मिस्री को अच्छे से कवर कर दिया था और वह बहुत ही सुकून के साथ सो रही थी। कार्तिक ने स्नेह भरी नजर से देखा और शर्ट पहनते हुए फर्स्ट एंड बॉक्स लेकर उसकी बगल में बैठा और उसने ब्लैंकेट के अंदर से उसका हाथ बाहर निकाल लिया और जख्मों पर दवा लगाने लगा। उसके जख्मी हाथ को देखकर उसकी आंखों में नमी भर गई। कानों में किसी की मचलती आवाज सुनाई दी। कार्तिक, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। जानते हो ना कितना इंतजार करती हूँ मैं तुम्हारा, कितना चाहती हूँ तुम्हें, फिर भी तुम मुझे सताते हो। देखना, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा तुम्हें। तुमने पागल बना रखा है ना मुझे। देखना, किसी दिन सच में पागल हो जाऊंगी तुम्हारे प्यार में। तुम ही मेरा इलाज करोगे। फिर ये कहकर वह लड़की हंसने लगी। उसकी कई बातों को याद करके कार्तिक की आंखों में से आंसू टपक गए। वह आहिस्ता से मिस्री के ऊपर झुका और चाहत भरी नजरों से उसे देखने लगा। बदमाश, तुमने कहा था ना कि मेरे प्यार में पागल हो जाओगी। क्यों किया तुमने ऐसा?
अब वह उसके चेहरे की ओर नजदीक आया। तुमने कहा था मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। यार मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं तुमने अपना पर्सनल डॉक्टर बना लिया है। जब तक तुम्हें जी भरकर प्यार न करूं तुम शांत नहीं होती। खुद को कितना तकलीफ पहुंचाओगी मेरे लिए। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, वरना हम दोनों को अलग कर दिया जाएगा। उसकी आंखों में मिस्री के लिए बहुत तड़प और फिक्र थी। फिर उसने मिस्री के बदन में जितने भी जख्म थे सभी पर मल्हम लगा दिए और उसका माथा चूमकर मुस्कुराया। अब तुमने मुझे अपना डॉक्टर बना दिया है ना। देखना मैं एक दिन तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल पहले जैसी मेरी शैतान बदमाश और समझदार मिस्री बन जाओगी। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला और उसके पास से उठकर बिखरे हुए कमरे को देखने लगा। मैं तुमसे वादा तो कर रहा हूँ तुम्हें ठीक करने का, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसा करूँगा कैसे। बस 6 महीने हैं मेरे पास। अगर 6 महीने में तुम ठीक नहीं हुई तो तुम्हें पागल खाने जाना पड़ेगा और मेरी फैमिली वाले मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। यह बोलकर कार्तिक ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उसकी ओर देखकर नहीं, मिस्री हिलाते हुए। नहीं मिस्री, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है और जिंदगी भर तुम ही मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें ठीक करूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे। ऐसे कैसे डॉक्टर? तुम्हारे पास उसका कोई इलाज नहीं? मेंटल स्पेशलिस्ट हो ना तुम, तो कैसे तुम मेरी मिस्री को ठीक नहीं कर सकते? तुम्हारे पास क्या इलाज है? तुम क्या कैसे करोगे? आई डोंट केयर। मुझे मेरी मिस्री 6 महीने पूरे होने से पहले एकदम नॉर्मल चाहिए, वरना सोच लेना तुम लोगों को दुनिया में कोई नहीं देख पाएगा। कार्तिक किसी डॉक्टर से गुस्से में बात करते हुए अपने कमरे से निकलकर सीढ़ी से उतर रहा था। मिस्टर कार्तिक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने उनका पूरा रिपोर्ट देख लिया है। वह टोटली मैड हो चुकी हैं। उनका रिपोर्ट जैसा है अब दुनिया का कोई डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। वह कभी भी पैनिक हो जाती हैं, किसी को भी चोट पहुंचाने लगती हैं। आपने एक हफ्ते पहले देखा था ना, हॉस्पिटल में कैसे 2 वार्ड बॉय को उन्होंने घायल कर दिया था। हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर से डॉक्टर ने सब जवाब दे दिया। व्हाट यू मीन? तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम जानते हो तुम किसको जवाब दे रहे हो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो और भी कुछ करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कार्तिक कुमार नाम है मेरा। अगर याद नहीं तो याद कर लो। अगर तुम मेरे काम नहीं आए तो किसी काम के नहीं रहोगे। बर्बादी तुम्हारी मेरे नाम से ही होगी। डॉक्टर, फाइनल 1 वीक का टाइम है तुम्हारे पास। इलाज बताओ या दुनिया से जाओ। सोच लो क्या चाहते हो। कार्तिक ने बहुत सीरियस होकर डॉक्टर की क्लास लगाई और फोन कट कर दिया। डॉक्टर तो तनाव में बौखला गए। यार, ये कार्तिक कुमार तो मुझे सच में पागल बना देगा। एक तो उसकी वह पागल बीवी कंट्रोल में आती नहीं, और यह कि इसका जवाब जाता नहीं। हम लोग बेवकूफ़ हैं जो उसकी बीवी को पागल समझते हैं। उससे ज़्यादा पागल तो यह है, उसके प्यार में। डॉक्टर ने गुस्से में कहा और कुछ सोचने लगा। इधर कार्तिक डाइनिंग एरिया में आया और उसने हॉल के चारों तरफ को देखा। वहाँ भी खूब सारी तोड़फोड़ मची हुई थी। हर सामान टूटा फूटा पड़ा था। वह डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और उसने गुस्से में आवाज लगाया। नैना, कहाँ हो तुम? अभी तक डिनर रेडी नहीं किया तुमने। नैना, कहाँ हो? ओह गॉड, ऐसी कामचोर साली किसी को न दे। अपनी साली नैना को आवाज देकर कार्तिक ने गुस्से में कहा। फिर किसी को कॉल करके उससे बातें करने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने किसी ने खाने का बर्तन रखा तो उसने पलटकर उसकी ओर देखा। सामने वही लड़की, मतलब नैना, उसकी साली खड़ी थी। उसे अपने सामने पाकर वह खूंखार नजरों से उसे देखने लगा। वहीं उसके पहने हुए कपड़ों को देखकर उसकी आंखें और लाल हो गईं। नैना इस वक्त नेट की नाइटी में थी। उसे नाइटी को बनाने वाले को जरा शर्म आई, इसलिए उसने कमर और सीने की जगह थोड़ा कपड़ा लगा दिया था। फिर भी बाकी का हिस्सा पूरा नजर आ रहा था। यह कार्तिक गुस्से में पागल हो गया। वह गुस्से में टेबल से उठकर खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाया। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नाम की चीज है तुम में, यह सब बेचकर खा गई हो? उसने गुस्से से कहा। नैना पर कोई असर नहीं हुआ। वह अनजान बनकर मासूमियत के साथ बोली, क्या हुआ जीजू? नाइटी ही तो पहना है मैंने, और वैसे भी ऐसे कपड़े पहनना तो आज का फैशन है। यह सुन कार्तिक और भड़क गया। फैशन का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई फैशन शो हो रहा है जो तुम ऐसे कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई? अगर बॉडी दिखाने की इतनी खुजली है तो जानवर क्यों नहीं बन जाती? कपड़ा न पहनने का लाइसेंस मिल जाता। और इसे फैशन नहीं, घिनौनी हरकत कहते हैं।
ऐसे कपड़े अपने कमरे में सोते वक्त पहनना, मेरे सामने नहीं। भूलो मत, मैं तुम्हारा जीजू हूँ, पति नहीं, जो बेशर्मी करोगी मेरे सामने। कार्तिक के मुंह से यह सब सुनने के बाद नैना का मुंह बहुत गंदा सा हो गया। उसने कुछ और ही सोचा था और हुआ कुछ और। उसे लगा था कार्तिक इन कपड़ों में उसे देखकर उस पर फिदा हो जाएगा, उसका दिल मचल जाएगा। ये नहीं सोच पाई थी कि उसका खून खौल जाएगा। वह अभी भी उसके सामने थी। ये देख कार्तिक को और गुस्सा आया। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और लाइटर निकाल लिया। अभी तक खड़ी हो, फैशन का भूत उतरा नहीं ना? तो इतना क्यों पहनी हो? रुको, मैं इसे भी हटा देता हूँ जलाकर। उसने जबड़े मसलते हुए कहा और लाइटर ऑन करके उसकी नाइटी में डिजाइन के लिए जो एक्स्ट्रा नेट का कपड़ा लगा हुआ था उसे सुलझाने लगा। यह देख वह घबरा गई, तुरंत 2 कदम पीछे सरक गई। तो कार्तिक ने गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली और मरोड़ते हुए बोला, आज के लिए माफ कर रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती की तो बर्बाद कर दूंगा। मेरे सामने ऐसे कपड़ों में आने का हक सिर्फ मेरी मिस्री को है। अगर दोबारा तुमने यह गलती की तो जिंदा जला दूंगा। तब आग के कपड़ों में दिखाना अपना फैशन। आखिरी लाइन ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसने उसे धकेल दिया। वह गिरते गिरते बची, फिर मुंह बिगाड़कर अपने कमरे में भाग गई। कार्तिक ने अपने लेटर को वहीं पटक दिया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा और खुद से अपने लिए प्लेट में डिनर सर्व करने लगा। वहीं नैना गुस्से में सुलगकर अपने कमरे में पहुंची। बाथरूम के अंदर वह बहुत गुस्से में खुद को मिरर में देखने लगी। मेरे छोटे कपड़ों में रहना तुमको पसंद नहीं आ रहा ना? और तुमने मेरी बेइज्जती की। बस एक बार तुम पर मेरा जादू चल जाए, फिर देखना तुम्हें अपने इशारों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी नैना खुराना नहीं। यह बोलकर वह गुस्से में चिल्लाई और गुस्से में अपना कपड़ा उतारने लगी। कार्तिक बड़े आराम से डिनर कर रहा था। वह कपड़े चेंज करके कुर्ती में वहां पहुंची और उसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। सॉरी जीजू, आपको एक बात बतानी थी। यूके से आंटी का कॉल आया था। वह अगले हफ्ते मिस्री से मिलने आ रही हैं, पूरी फैमिली के साथ। मुझसे माफी मांगकर नैना ने नाराजगी भरे स्वर में कहा तो खाते हुए कार्तिक के हाथ ठहर गए। व्हाट? ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कैसे वह लोग मिस्री से मिलने आ सकते हैं? कार्तिक ने हैरानी और गुस्से के साथ कहा। सॉरी जीजू, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंटी जी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वह अंकल और आपके ब्रदर के साथ अगले हफ्ते ही यहाँ आ रही हैं। वह इस बार अपनी मर्जी से आपकी और मिसी की शादी को फिर से करवाना चाहती हैं। नैना ने फिर से दबी आवाज में कहा तो कार्तिक गुस्से में बौखला गया। उसने एकदम से खाने का प्लेट धकेल कर अपने सामने से हटा दिया और गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुम पूरी तरह पागल हो क्या? मैंने मना किया था ना कि उनका कॉल रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे बात करूंगा। ज़रूरत थी उनसे बात करने की? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें मिस्री की हालत कैसी है? वह अनजान लोगों को देखकर पैनिक हो जाती है, और अगर मेरी फैमिली मेंबर्स उसे देखने आए तो पता भी है वह लोग क्या करेंगे? मिस्री को पागल खाने भेज देंगे और मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? मैं बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन उसके गुस्से का भी कोई असर नैना पर नहीं हो रहा था, बल्कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी जीजू, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। मैंने बहुत समझाया। कार्तिक उसे घूरते हुए, एक मिनट, तुमने उन्हें बताया तो नहीं ना कि तुम कौन हो? नहीं जीजू, उन्हें लगा मैं नौकरानी हूँ और मैं कॉल रिसीव कर लिया है, इसीलिए तो मैं मेरी कोई भी बात नहीं मान रही थी, और उन्होंने तो यहाँ का एड्रेस भी मांग लिया है। कार्तिक और गुस्से में, तुम बहुत बड़ी स्क्रब हो। सुना था औरतों का दिमाग घुटनों पर होता है, तुम्हारा तो वहां भी नहीं, कीचड़ में पड़ा हुआ है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। कार्तिक वहां से उठकर सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया और बहुत परेशान होकर सोचने लगा कि क्या करें, लेकिन उसके गुस्से का नैना पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह कुटिलता से मुस्कुराकर कुछ सोच रही थी। तभी ऊपर कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई, साथ में मिस्री के पुकारने की भी। काशी, कहाँ हो? मुझे भूख लग रही है। काशी। मिस्री सी आवाज के साथ पुकारने पर कार्तिक का सारा टेंशन, सारा गुस्सा पल में ठंडा हो गया, क्योंकि मिस्री प्यार से कार्तिक को काशी बुलाती थी। जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने फटाफट मिस्री के लिए खाने की प्लेट तैयार किया और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उसे कमरे की ओर जाते देख नैना आराम से डाइनिंग टेबल पर उसी जगह बैठी जहां वह बैठा था और अपने लिए प्लेट में खाना रखने लगी। अब क्या करोगे कार्तिक? अब जो तीर मैंने चलाया है लगा तो सही निशाने पर है।
तुम्हारे फैमिली मेंबर एक हफ्ते में आने वाले हैं और तुम उन्हें बता चुके हो कि तुमने मिस्री से शादी कर ली है। लेकिन जिस तरह मिस्री का पागलपन है, तुम उसे उनके सामने खड़े नहीं कर सकते। अगर मैं उनके सामने आई भी तो सब पर अटैक करेगी। वह लोग एक ही झटके में उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। नैना ऑरेंज जूस पीते हुए अपना शैतानी दिमाग चला रही थी। उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। बस जल्दी से जल्दी तुम्हारे मम डैड और दादी यहाँ आ जाएंगी, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे पास आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी मुझसे दूर जाने के लिए, और उनके आते ही मिस्री को और इतना पागल बना दूंगी कि तुम खुद उसे पागल खाने छोड़ कर आओगे। ये सोचकर शैतानियत के साथ वह अकेले में ही हंसने लगी। उसका चेहरा जितना खूबसूरत था, हंसी उतनी भयानक। कार्तिक कमरे में आया। उसने बेड पर देखा तो मिस्री हाथ पांव समेट कर बैठी हुई थी। जाने से पहले उसने बेबी पिंक कलर की नाइटी उसे पहना दिया था, जिसमें वह बहुत क्यूट प्यारी सी बच्ची नजर आ रही थी। मिस्री की नज़र कार्तिक पर पड़ी तो उसके प्यारे प्यारे होंठ खिल गए और आंखों में चमक भर गई। कार्तिक भी उसके सामने आया और बेड पर बैठा। उसने खाने का प्लेट उसके सामने रख दिया। मिस्री ने खुश होकर खाने की प्लेट को झांक कर देखा। खाने की प्लेट में रोटी, सलाद और साथ में मटर पनीर की सब्जी थी। पनीर के बड़े बड़े पीस साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर वह और भी खुश हुई, क्योंकि पनीर उसका फेवरेट था। वहीं कार्तिक उसकी चमक से भरे चेहरे को देखकर समझ रहा था कि उसे भूख जोरों की लगी है और खाना देखकर खुशी भी हो रहा है। उसने सबसे पहले पनीर का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। वह भी मुंह खोलकर आगे आई तो उसने उसे उसके मुंह में रख दिया। वह मुस्कुराते हुए उसे चबाने लगी। कार्तिक ने बाएं हाथ से उसके गाल को छुआ। अब कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? उसके पूछने पर वह नई में हिलने लगी और उसने फिर मुंह खोल दिया तो कार्तिक ने फिर एक निवाला उसके मुंह में रखा। वैसे ये बताओ, अभी तो शांत हो। मैं नहीं रहता हूँ तो आतंक क्यों करती हो? देखो तो पूरे कमरे का क्या हाल बना दिया तुमने। ऐसे तो गंदे बच्चे करते हैं ना, लेकिन तुम तो मेरी प्यारी सी मिस्री हो, फिर ऐसा क्यों? उसके इस सवाल पर मिस्री ने उसे और फिर से पूरे कमरे को देखा। कमरे की हालत देखकर वह थोड़ी घबरा गई और डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। ये मैंने नहीं किया, ये वह इसे उसने। वह घबराई हुई सी रुक रुक कर बोलने लगी। हाँ बोलो, किसने किया ये सब? झूठ बोलोगी कि मैंने किया है? तभी वहां नैना आई और उसने गुस्से में कहा। उसे देखते ही मिस्री एकदम डर के मारे कांपने लगी और सिकुड़कर पीछे से सरकने लगी। यह देखकर कार्तिक हैरान हुआ। उसने गुस्से में नैना की ओर देखकर, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें बुलाया था क्या मैंने? कार्तिक के कहने पर वह बोली, क्यों जीजू, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? दिन भर इसका ख्याल मैं ही तो रखती हूँ। और देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। ये सारा तोड़फोड़ इसी ने किया है और इल्जाम मुझ पर डालना चाहती है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया काशी। ये वह मिस्री घबराई हुई सी बोली, पर आगे कुछ कहने को हुई तो नैना ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और दांतों तले होंठ चबाकर चुप रहने का इशारा किया। उसकी सुलगती आंखों को देखकर मिस्री डर गई और झट से कार्तिक के गले लग गई। वह भी ऐसे जैसे उसमें ही छुप जाना चाहती हो। मिस्री को ऐसे डरते देख कार्तिक सोच में पड़ गया कि ऐसे कैसे वह एकदम से डर गई। अभी तो एकदम नॉर्मल थी, क्योंकि वह नहीं देख पाया था कि उसके पीछे खड़ी नैना आंखों से मिस्री को डरा रही है। कार्तिक उसे प्यार से दुलारते हुए, मिस्री चलो खाना खा लो, देखो तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया हूँ। खाना खाने के बाद तुम्हें दवा भी खानी है। और फिर से कार्तिक उसे प्यार से एक एक निवाला खिलाने लगा। कार्तिक के पीछे खड़ी नैना ये सब देखकर सुलग रही थी। दरअसल मिस्री नैना की सगी बहन नहीं, उसके माता पिता ने मिस्री को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। शादी के 5 साल तक जब उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने मिस्री को गोद ले लिया और उसके कुछ सालों बाद ही उनकी गोद भर गई। नैना उनके जीवन में आ गई। यह सब मिस्री के आने के बाद हुआ था, इसलिए उसके मम्मी पापा मिस्री को बहुत प्यार देते थे। ऐसा नहीं था कि नैना उनके लिए कीमती ना हो, वह भी उनकी अपनी बच्ची थी, लेकिन मिस्री का कोई भी नहीं था उनके अलावा, इसलिए वह उसकी एक्स्ट्रा केयर करते थे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ नैना को ये पसंद नहीं आया। वह खुद को अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी समझती थी और चाहती थी कि उसके मम्मी पापा सिर्फ उसका ही ख्याल रखें, उसे ही प्यार दें, जिसका विरोध हमेशा उसके मम्मी पापा ने किया। उन लोगों का कहना था कि उन्होंने मिस्री को गोद लिया है तो क्या हुआ, वह उनकी अपनी बेटी है, वह दोनों को ही प्यार देंगे। इस वजह से नैना हमेशा मिस्री से नाराज रहती थी। मिस्री नैना से 2 साल बड़ी थी,
जब दोनों 21-22 की हुई और कॉलेज जाने लगी और अपनी उम्र की तरह ही मिस्री नैना से पढ़ने में 2 कदम आगे थी और खूबसूरती में दोनों कम नहीं थी। फिर भी एक बार जब कार्तिक उनके कॉलेज में पहली बार आया, उसकी पहली मुलाकात नैना से हुई। वह उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर पहली नज़र में ही अपना दिल खो बैठी और बातों ही बातों में दोनों की दोस्ती हो गई। वह प्रिंसिपल के केबिन में पहुंचा। उसे देखते ही प्रिंसिपल अपना सीट छोड़कर खड़े हो गए। सर, आप यहाँ? कार्तिक को देखकर प्रिंसिपल हैरान होकर बोले। कार्तिक ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर उनके पूरे ऑफिस को देखने लगा। मुझे पता चला है कि वह इसी कॉलेज में आया है और आज से कुछ महीनों तक मैं यहीं रहूँगा, स्टूडेंट बनकर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। जो पहचान मैंने बताया है, सबको वही मालूम होना चाहिए। उसने सीरियस नज़रों से प्रिंसिपल की आंखों में देखकर कहा। वह हाँ में सर हिला रहे थे। ओके सर, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। प्लीज सर, ऐसे खड़े मत रहिए, मेरी सीट पर बैठ जाइए। प्रिंसिपल के कहने पर उसने घूर कर उन्हें देखा। वह घबरा से गए। मैं यहाँ बैठने नहीं, उसे ढूंढने आया हूँ। मुझे आपके कॉलेज में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा चाहिए। जिसकी मुझे तलाश है वह आपके कॉलेज में ही छुप कर बैठा है। ध्यान रहे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और किसी को शक भी नहीं। कार्तिक ने सीरियस नजरों से उन्हें देखते हुए अपनी जींस के पॉकेट में हाथ डालकर कहा और उनके ऑफिस से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल साहब उसे देखकर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए अपनी सीट पर बैठ गए और डरे हुए सुर में कहा, यही यमराज हमारे कॉलेज में क्या करने आया है? भगवान करे जिसे ढूंढने आया है वह जल्दी मिल जाए, वरना पता नहीं क्या करेगा। कार्तिक यूएस के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। यह बस उसका आधा पहचान था। कॉलेज में उसका एक अलग ही स्टेटस था। कॉलेज के सारे लड़के उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे, सिर्फ एक को छोड़कर, वह थी मिश्री। उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं था। एक बार कॉलेज में आने पर कार्तिक को पता चला कि नैना की तबीयत खराब है, तो वह उसका हालचाल लेने उसके घर पहुंच गया और घर में दाखिल होते ही उसकी टक्कर मिश्री से हो गई। बेहद खूबसूरत सीन बन गया। मिश्री का आस्था में बहुत भरोसा था। उसी वक्त पूजा करने मंदिर जा रही थी। उसके हाथ में थाली था और थाली में ढेर सारा फूल था। जैसे ही घर के बाहर निकल रही थी कि सामने से कार्तिक आ रहा था। कार्तिक का ध्यान अपने फोन पर था और मिश्री का आरती की थाली और दोनों की भिड़ंत हो गई। टक्कर के कारण मिश्री के हाथ से थाली छूटकर ऊपर की ओर उछली। उसे गिरते देख कार्तिक ने उसे थाम लिया और जब उसने बेचैनी के साथ मिश्री के चेहरे को देखा तो उस आरती की थाल का सारा फूल मिश्री के चेहरे पर गिरा था और आरती की थाली उसके सिर पर। उसके सिर पर लगा तो उसे बहुत जोर की चोट लगी। वह दर्द से करा उठा तो मिश्री जल्दी से खुद को संभाल कर खड़ी हुई और उसने उसे पकड़कर पीछे हॉल के सोफे पर बिठा दिया और बहुत ही बेचैनी के साथ उसके सिर के जख्म को देखने लगी। उस थाली का वजन बहुत ही ज्यादा था और उसका कोर कार्तिक के सिर पर लगा था, तो उसके सिर पर गहरा घाव हो गया। यह देख वह बहुत बेचैन हुई और उसने बेचैनी के साथ फिक्र जताते हुए उसके सिर पर दवा लगा दिया। उसके ये सब करते हुए कार्तिक ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वह उसे ही डांट कर चुप करा रही थी। यह कार्तिक को बहुत अच्छा लगा। उसका फिक्र करना, दवा लगाना, यह कार्तिक के दिल में उतर गया। और यह सब जब नैना ने देखा तो वह गुस्से में पागल हो गई। वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मिश्री ने कार्तिक को छुआ। उसने बिना सोचे समझे कार्तिक के सामने ही मिश्री को चाटा मार दिया। उसके ऐसा करने पर मिश्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे कुछ न बोली, बस रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ये कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कार्तिक ने गुस्से में नैना को बहुत कुछ सुना दिया और नैना के दिल में मिश्री के लिए कड़वाहट और बढ़ गई। उस दिन से नैना कार्तिक के दिल से उतर गई और जब अगले दिन वह कॉलेज गया, प्रिंसिपल के दिए हुए फाइल से उसे मिश्री के बारे में सब कुछ पता चल गया और वह खुद उससे दोस्ती करने के लिए मचलने लगा। और बहुत मशक्कत के बाद मिश्री ने उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की, क्योंकि उसे दोस्त बनाना पसंद नहीं था और दोस्ती होने के बाद तो कार्तिक उसका दीवाना ही हो गया। उसे मिश्री की हर चीज पसंद आई। उसका बात करने का अंदाज, वह उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ था। इस बीच वह जिसकी तलाश में आया था उसके बारे में भी पता लग रहा था, वह भी बिना किसी के नजरों में आए। मिश्री सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और वह भी पढ़ाई में तेज था, इसलिए पढ़ाई से फ्री होने पर ही उसके साथ वक्त बिताने लगा। एक दूसरे की नोटिस लेना और कॉलेज में होने पर एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन देना। कार्तिक के पापा बिजनेसमैन थे, इसलिए वह हमेशा बड़े बड़े फंक्शन में जाते थे
और उसे अपने साथ लेकर जाते थे और इसके पीछे वह आया था। वह अब तक उसके हाथ नहीं लगा था, इसलिए वह एक दो दिन कॉलेज मिस कर देता था और लौटने पर मिस्री से ही नोटिस लेता था। नैना से भी उसकी दोस्ती थी, लेकिन वह उसे सिर्फ दोस्त की नज़रों से देखता था और उसके दिल में मिस्री की पोजीशन उससे एकदम अलग थी। मिस्री से नोटिस लेने के बाद वह जब भी लौट आता था, मिस्री को हमेशा नोटबुक के बीच में एक गुलाब मिलता था। वह खुश हो जाती थी और एक दिन पूरे कॉलेज के सामने कार्तिक ने मिस्री को एकदम रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया। यह बात नैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने मिस्री को अपने और कार्तिक के बीच से हटाने का फैसला कर लिया और वह कुछ ऐसा हो गया जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। हर रोज की तरह दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन मेन टाइम पर नैना ने कॉलेज जाने से मना कर दिया और अपने पापा की गाड़ी में उसने मिस्री को जाने के लिए कह दिया और उसकी बात मानकर मिस्री खुद को ड्राइव करके जाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठी। नैना अपने घर के गेट पर ही खड़ी उसे देख रही थी और मन में सोच रही थी कि आज का यह सफर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होगा, क्योंकि उसने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था और वह घर के अंदर चली आई और उसके जाते ही उसके मम्मी पापा भी मिस्री के साथ गाड़ी में बैठे, क्योंकि उन्हें मंदिर जाना था। मिस्री ने कार स्टार्ट किया और मंदिर की ओर जाने लगी और कुछ दूर जाने के बाद जब उसने ब्रेक लगाना चाहा, तब उसे पता चला कि ब्रेक फेल हो चुका है। उसने बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन बचते बचते भी वह कुछ भी ना कर सकी और सामने से आ रही एक रोड रोलर से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर बहुत खतरनाक थी। टक्कर से झटका के कारण ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और वह कार से बाहर गिर गई और एकदम से कार का पेट्रोल टंकी फटने के कारण कार में आग लग गई। उसके मम्मी पापा को बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही जलकर उनकी मौत हो गई। जिस तरह झटके से वह कार से बाहर गिरी थी, वह कार से दूर थी और स्टीयरिंग से सर पर चोट लगने के कारण वह बेहोश थी। कुछ भी ना कर पाई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। कार्तिक उसके पास था और जब उसे पता चला कि उस एक्सीडेंट में उसके माता पिता नहीं रहे, तो वह यह सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वह इस घटना का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। वह अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी। वह दोनों उसके लिए भगवान के समान थे और उन्हें खोकर उससे उसकी पूरी दुनिया ही छिन गई। नैना को भी अपने मम्मी पापा को खोने का दुख हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हुआ कि उस एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा मारे गए और जिसे वह मारना चाहती थी वह बच गई। अपनी उस गलती पर पछतावा छोड़कर वह नया प्लान बनाने लगी कि अब मिस्री को कैसे पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जैसी उसकी हालत थी उसका ख्याल रखने के लिए कार्तिक उसके और करीब आ रहा था। हमदर्दी जताने के साथ उसका ख्याल भी बहुत ईमानदारी से रख रहा था। यह नैना को बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ। अपने मम्मी पापा की मौत का गम मिस्री बर्दाश्त न कर पाई तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर से पता चला कि उस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसे एक्स्ट्रा केयर और अपनेपन की जरूरत है। अगर वह जल्द से जल्द उस घटना की गिलानी से बाहर नहीं निकली तो अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। ये जानकर नैना के पागलपन से भरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मिस्री को पागल ही बना दिया जाए। माता पिता के अलावा उसके परिवार में और कोई नहीं था। किसी काम से कार्तिक को भी अपने घर लौटना पड़ा और मिस्री को अकेला पाकर नैना ने उस पर बहुत गुस्सा किया। उसने अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया। उस रात उसकी बहुत बेइज्जती की, उस पर हाथ उठाया, जी भरकर उसके साथ मारपीट करने के बाद उसने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके इस बुरे व्यवहार ने मिस्री के दिमाग पर और गहरा असर किया। वह पूरी रात सड़कों पर अकेली भटकती रही और चलते चलते उस हॉस्टल में पहुंची जहां कार्तिक रुका हुआ था। कार्तिक ने जब उसकी हालत देखी तो उसका दिल फट गया। नैना का बुरा व्यवहार और बीती घटनाओं ने मिस्री का पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। इसलिए कार्तिक ने जब उससे पूछा कि वह इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकली, क्या हुआ उसके साथ किसी ने मारपीट की है क्या, किसने मारा उसे? उसने गुस्से में बेचैनी के साथ सवाल किया, मगर वह कोई जवाब नहीं दे पाई, बस उसके गले लगकर रोती रही। वह उस वक्त हॉस्टल में ठहरा हुआ था और हॉस्टल के रूल के अनुसार कार्तिक को मिस्री को अपने साथ रखने की अनुमति नहीं मिली, ना ही उसे हॉस्टल के अंदर लाने दिया गया। उस रात कार्तिक का दिमाग एकदम से खराब हो गया। वह मिस्री को लेकर उसी रात मंदिर पहुंचा और उसने मिस्री से शादी कर ली। मिस्री से शादी का फैसला कार्तिक ने जल्दीबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ कर लिया था। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था और अगली सुबह कार्तिक का एक अलग ही पहचान दुनिया के सामने आया। जब अगली सुबह नैना को न्यूज़पेपर मिला
तब उसे पता चला कि अपने पिता के साथ कार्तिक भी एक बिजनेसमैन है और टाइम पास करने कॉलेज पहुंचा था और इसके पीछे बिजनेस रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसे वह सॉल्व करना चाहता था। यह जानकर तो नैना दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे, तो भोलेपन का चोला ओढ़कर कार्तिक के हॉस्टल में पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि मिस्री अपना आधा मानसिक संतुलन खो बैठी है। जब मिस्री ने उसे देखा तो उसे उसका किया हुआ सारा बुरा व्यवहार याद आ गया और वह उससे डरने लगी। तो उसके डर का फायदा उठाते हुए ही नैना ने उसे धमकी दे दी कि अगर उसने उसके बारे में कुछ भी कार्तिक को बताया तो वह उसे जान से मार देगी। इस बार जब कार्तिक नैना के सामने आया तो उसका करेक्टर एक बिजनेसमैन वाला था और वह नैना को सिर्फ मिस्री की बहन के रूप में देखने लगा और उसे सिर्फ अपनी साली का दर्जा दिया। वह बिजनेसमैन था इसलिए बहुत जिम्मेदारियां उस पर थीं, तो खुद तो मिस्री का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल कौन रखेगा, इसलिए उसने नैना को भी अपने साथ रहने का मौका दिया। कार्तिक को नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह मिस्री को उसकी बहन का साथ नहीं, बर्बादी के हवाले कर रहा था। इसके बाद अपनी मौजूदगी में कार्तिक बहुत प्यार से मिस्री का ख्याल रखने लगा, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में नैना बहुत बुरा बर्ताव मिस्री के साथ करती थी। उसे डरा धमका कर रखती थी और ना मानने पर उसे जख्मी करके सारा इल्जाम उस पर ही लगा देती थी कि उसने ही अपने पागलपन में चीज बर्बाद की है और खुद को भी चोट पहुंचा लिया है। कार्तिक को नैना की बातों पर भरोसा नहीं होता था। वह हमेशा उसकी बातों को नकार देता था। इसके बाद तो अपने पागलपन का इस्तेमाल करके नैना मिस्री को उल्टी सीधी दवाई देने लगी, जिससे उसके दिमाग पर और बुरा असर पड़ा और उसके दवाओं के असर से ही मिस्री सचमुच पागलों जैसी हरकत करने लगी। नैना के दिए दवाओं के कारण उसके सर में जरूरत से ज्यादा दर्द होता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन इसी तरह वह दर्द और गुस्से में भरी हुई थी और घर में खूब तोड़फोड़ मचा रही थी। कई नौकरों ने उसे संभालना चाहा तो उसने उन्हें ही घायल कर दिया। उस दिन कार्तिक को नैना की बातों पर यकीन हुआ और नैना ने भी सलाह दी कि वह उसे पागल खाने भेज दे। वहां उसका इलाज होगा तो वह ठीक हो जाएगी। जैसा पागलपन करते कार्तिक ने उसे देखा था, वह खुद परेशान हो गया था कि अगर वह इसी तरह सबको और खुद को घायल करती रही तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए वह उसे पागल खाने भेजने के लिए पहले तैयार हो गया, लेकिन वहां जाकर तो मिस्री और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। नैना रोज रोज खाने में मिलाकर जो पागलपन की दवा उसे दे रही थी, वह एक ड्रग्स की तरह था जिसकी लत उसे लग गई थी। उन दवाओं के तलब के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और गुस्सा भी हद से ज्यादा आने लगा और वह गुस्से में एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगी। अस्पताल में जो वार्ड बॉय डॉक्टर उसे संभालने आ रहे थे, वह उन पर ही हमलावर थी। डॉक्टर्स ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, अपनी तरफ से उसे दवाई भी दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस कार्तिक को अपने पास बुलाती थी, काशी का नाम चिल्लाकर गुस्सा करती थी। जब उसकी हरकतें हॉस्पिटल वालों के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह भी मिस्री के प्रति सख्त हो गए और उसे शॉक ट्रीटमेंट देने लगे। यह उसकी तबीयत पर और बुरा असर कर रहा था। जब कार्तिक उससे मिलने आया और उसने उसकी हालत देखी तो उसका दिल दहल गया और उसने फैसला कर लिया कि जैसा भी होगा वह खुद मिस्री का ख्याल रखेगा और घर पर ही उसका इलाज करवाएगा। और वह उसे लेकर जब अपने घर लौटने लगा तब मिस्री ने उसके सामने भी पागलपन दिखाए। तब कार्तिक ने पहली बार लबों से लगाकर उसे शांत किया और तब उसे पता चला कि वह मिस्री को कैसे शांत कर सकता है, किस चीज के आगे वह कमजोर हो जाती है। अब आगे कार्तिक ने बहुत प्यार से मिस्री को पूरा खाना खिला दिया और फिर वह उसे सुलाना चाहता था, इसलिए उसने नैना को उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया। जैसा अब तक कार्तिक का कैरेक्टर बहुत सख्त रहा और वह उस पर गुस्सा करता था, ये देख वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे डर था कि अगर वह उसके सामने अपना असली चेहरा दिखाएगी तो वह उसी पल उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देगा। उसे अपने कमरे से निकालकर कार्तिक ने दरवाजा लॉक किया और बेड पर आ गया। जैसे ही बेड पर लेटा मिसी उसे लिपट कर सो गई। वह प्यार से उसे सीने से लगाकर उसके सिर पर थपकी दे रहा था। तभी उसका फोन बजा और उसकी नींद टूटने से पहले ही कार्तिक ने कॉल आंसर किया। क्या हुआ, उसका पता चला? कार्तिक ने सीरियस होकर पूछा। हाँ बॉस, वह गीदड़ इस वक्त हमारे पिंजरे में कैद है। बताओ उसका क्या करें? उसी ओर से कार्तिक के असिस्टेंट ने कहा। इसका फैसला हम बाद में करेंगे, ये बताओ और कोई न्यूज़? कार्तिक ने सोचते हुए पूछा। यस बॉस, हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वह लोग एक्टिव हो चुके हैं
और वह किसी भी तरह से आपकी कमजोरी तलाश रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और मैम को उनकी नज़रों से दूर रखना होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे होटल को रेडी करो और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दो। बट बॉस, आप तो अपने बंगले पर हो ना, तो होटल की सिक्योरिटी क्यों बढ़ाना है? हमेशा उसी बैंक को लूटा जाता है जहाँ सिक्योरिटी ज्यादा होती है। बात समझ ना आई तो बार बार सोचना। कार्तिक ने सीरियस होकर कहा और कॉल कट कर दिया, लेकिन खुद बहुत तनाव में कुछ सोचने लगा। दिन भर थके होने के कारण कार्तिक को भी अब नींद आने लगी, लेकिन फिर से उसका फोन बजा तो उसकी नींद टूट गई। उसने गुस्से में फोन देखा, उसकी मम्मी का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कॉल आंसर किया। मम, आप अभी क्यों कॉल कर रही हैं? मैं सो रहा था। गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। यह कहकर उसने कॉल कट करना चाहा तो उधर से उसकी मम त्रिवेदी जी गुस्से में बोली, सोने के लिए पूरी रात बाकी है। इतना सुन लो कि कल सुबह हम लोग आ रहे हैं। उनसे इतना सुनकर ही कार्तिक के होश उड़ गए। व्हाट? आप लोग कल आ रहे हो? बट मॉम, त्रिवेदी जी ने उसकी बात काट कर, बट व्हाट? मैं कुछ नहीं जानती। तुमने हमारी मर्जी के बगैर शादी की है ना? और तुम्हें पता है मुझे कैसी लड़की पसंद है। तुमने कहा था कि तुमने बिल्कुल मेरी पसंद की लड़की से ही शादी की है, बिल्कुल वैसी जैसी बहू मैं चाहती थी। लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। हम लोग कल ही आ रहे हैं। अगर मेरी बहू सुंदर, सुशील और संस्कारी नहीं रही तो तुम्हें उसे डिवोर्स देना होगा। और जिस लड़की को मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूंगी, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। आई नो मॉम, बट प्लीज एक बार सुनो तो। उनके जवाब के बाद कार्तिक ने बोलना चाहा, मगर उन्होंने कॉल कट कर दिया। वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? अनजान लोगों को देखकर मिस्री अनकंट्रोल हो जाती है और मॉम उसे देखना चाहती हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मिस्री को इस हालत में उन्होंने उसे देखा तो पहली नजरों में ही रिजेक्ट कर देंगी। और मॉम के साथ तो दादी भी आएंगी ना। और मेरी मिस्री खुद अभी नॉर्मल नहीं है। मैं उन दोनों का एक्स्ट्रा प्यार वाला टॉर्चर कैसे बर्दाश्त करेगी? फॉरेन कंट्री में भी रहकर उन्हें इंडियन कल्चर फॉलो करने का भूत सवार है। वह तो नहा धोकर मिस्री के पीछे ही पड़ जाएंगी। रीति रिवाज, पूजा पाठ करवाने के चक्कर में अब कैसे मैनेज करूंगा मैं? अब क्या करूं? कार्तिक एकदम ज्यादा टेंशन में था। मिस्री गहरी नींद में सो रही थी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बेड से उतरकर कमरे में ही चहलकदमी करने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। उसे अच्छे से पता था कि उसकी मामा और दादी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। उसने भले ही उनकी मर्जी के बगैर शादी कर ली है, रीति रिवाज को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही वह लोग उसके सामने आएंगी, वह छूटे हुए रीति रिवाज, पूजा पाठ को वापस करवाना चाहेंगी। उनकी शादी की रस्में फिर से दोहराई जाएंगी। इसलिए वह ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे डर था कि इन नियमों का पालन करना मिस्री के लिए आसान नहीं होगा और ना वह समझ पाएगी। ना जाने वह कैसा रिएक्ट करेगी। कहीं उसकी दादी और मम के सामने उसका पागलपन बाहर ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यही सब सोचते हुए पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह वह जिम अप करके नीचे हॉल में आया। हॉल में देखा तो दो नौकर नाश्ता रेडी करके डाइनिंग टेबल पर सजा रहे थे। नैना ट्रेडिशनल कपड़े पहने नौकरों से सारा काम करवा रही थी और उसे देखकर खुश होकर उसके सामने आई। अब बोलो कार्तिक, कैसी लग रही हूँ? उसने खुश होकर पूछा। कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। कल से तो बेहतर ही लग रही हो, लेकिन मुझे कार्तिक नहीं जीजू कहना, क्योंकि कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्तिक ने सीरियस नजरों से उसे देखकर कहा और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसे देखकर एक नौकर उसके सामने आया और उसके लिए एक गिलास में मैंगो जूस भरने लगा। उससे मैंगो जूस लेकर कार्तिक आराम से पी रहा था, तो वह भी उसके बगल में आकर बैठी। जूस पीते हुए कार्तिक ने बहुत गौर से नैना को सर से पांव तक देखा। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने नौकरों की ओर देखकर इशारा किया। सारे नौकर वहां से चले गए। कार्तिक नैना को गहरी नजरों से देखते हुए, एक हेल्प चाहिए तुमसे, करोगी? नैना ने उसे चौंक कर देखा। मैं तुम्हारी हेल्प? कार्तिक उसे घूरते हुए, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? नैना नजरें झुकाकर नाराजगी के साथ, ये क्या है जीजू, हम तो कॉलेज में फ्रेंड बन गए थे ना, और आपने जैसे ही मिसी से शादी की एकदम आपका करेक्टर चेंज हो गया। क्या अभी हम फ्रेंड नहीं रह सकते? कार्तिक उससे नजरें हटाकर, नहीं, क्योंकि फ्रेंडशिप सिर्फ कॉलेज तक था और मिश्री मेरी वाइफ है और तुम उसकी बहन, तो तुम मेरी साली हो। अपने दायरे तुम्हें याद होने चाहिए। नैना मुंह टेढ़ा करते हुए, अच्छा बोलिए, कैसी मदद चाहिए थी आपको? कार्तिक गहरी सांस छोड़कर, मेरी मामा और दादी एक हफ्ते बाद नहीं, आज ही आ जाएंगी।
और तुम्हें पता है कि मिस्री की हालत अभी वैसी नहीं कि मैं उन लोगों के सामने आए, और ना ही मैं उसकी हालत के बारे में उन्हें बता सकता हूँ। नैना हाँ में सीरियस आते हुए। हाँ तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कार्तिक उसे गहरी नजरों से देखकर, तुम्हें मिस्री की जगह लेनी होगी। नैना एकदम हैरान होकर, क्या सच में? कार्तिक उसे गुस्से में घूरते हुए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरी मम और दादी के आगे मिस्री की जगह मेरी वाइफ रहने की एक्टिंग करनी है। ज्यादा खुशफहमी अपने दिल में पालने की जरूरत नहीं है। याद रहे, मिस्री मेरी वाइफ है और तुम उसकी बहन। कुछ ही दिनों तक तुम्हें बस मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करना होगा। फिर मैं जैसे ही उन्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा, ड्रामा खत्म। कार्तिक की इन बातों को सुनकर नैना का दिल जल गया, लेकिन अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे उसके दिल में। वाह कार्तिक, तुमने तो गोल्डन चांस खुद ही मुझे दे दिया। तुम्हारी मॉम के रहने तक मुझे तुम्हारी वाइफ होने की एक्टिंग करना है ना? अगर मैं कभी यहाँ से जाएंगी ही नहीं तो? और तुम्हारी वाइफ होने की एक्टिंग करने के साथ मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि तुम खुद मेरे फंदे में फंस रहे हो। नैना का शैतानी दिमाग खुशी से पागल होने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।